Okay, so let's start. In previous class, we are already discussed about regarding cyber crimes, like regarding cyber investigation, different types of investigation, the evidence, digital evidence, and many more things. So now today's topic that is based on the forensic readiness. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेंसिक रीडीनेस क्या होती है, किस तरीके से फॉरेंसिक रीडीनेस इफेक्टिव वेज क्या है कि आप अपने कोई भी एविडेंस अगर आपको कलेक्ट करना है तो उसके बेटर अप्रोच क्या हो सकती हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Forensic readiness define forensic readiness as the achievement of an appropriate level of capability by organization in order for it to be able to collect, preserve, protect, and analyze digital evidence so that the evidence can be effectively used in any legal matters, in disciplinary matters, in court of law. So आपको बताता क्या है, फॉरेंसिक रीडीनेस एक प्रोसेस होती है बेसिकली जो आपको बताती है कि आप अपने किस तरीके से अपने एविडेंस को बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हो एंड बेटर तरीके से उसके जो आपके क्लूज वगैरह है उनको आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। Forensic readiness refer to an organization ability to make optimal use of digital evidence in a limited period of time and within minimal investigation cost. फॉरेंसिक रीडीनेस आपको ये भी बताती है कि आप इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब भी आप फॉरेंसिक रीडीनेस प्रोसीजर यूज करते हो तो उसमें आपका जो डिजिटल एविडेंस हो मिनिमल टाइम पीरियड में ऑप्टिमल यूजेस के साथ, यानी कि ऑप्टिमल यूज ऑफ डिजिटल एविडेंस जो भी है उसका कम से कम डिजिटल एविडेंस का यूज करके लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको बेटर अप्रोच के साथ बेटर आपकी रिजल्ट्स फाइंड आउट करके दे। सो वो आप किसके अंदर करते हो, फॉरेंसिक रीडीनेस प्रोसेस के अंदर करते हो। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं कि फॉरेंसिक रीडीनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है फास्ट एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन विद मिनिमल ब्रेकडाउन टू द बिजनेस। अगर आप फॉरेंसिक रीडीनेस यूज करते हो तो उसमें आपको जो बिजनेस आप रन कर रहे हो उसको आप फास्टली रन करा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन तेज हो सकती है उसमें प्रोसेस में, एंड आपके जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, जो प्रोसेस रुकते हैं, वो आपके कम आते हैं। यहाँ पर provide security from cyber crimes such as the intellectual property theft, fraud and extortion. फॉरेंसिक रीडीनेस प्रोसेस आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है साइबर क्राइम से, जो कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो सकता है या फ्रॉड हो सकते हैं या फिर किसी टाइप के एक्सटॉर्शन रिलेटेड फ्रॉड हो सकते हैं। तो उनसे आपको क्या है, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। Offers structured storage of evidence that reduce expense and the time of an investigation. ये आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाने के लिए बोलती है जिसमें आप स्टोर कर सकते हो एविडेंस को, ताकि आपका जो टाइम है वो आप इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपका टाइम ज्यादा रिड्यूस यानी वेस्ट ना हो एंड इन्वेस्टिगेट आपकी फास्टली काम करे। इम्प्रूव द लॉ इन्फोर्समेंट इंटरफेस। आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनका जो एक प्रॉपर इंटरफेस होता है वर्क करने का, वो यहाँ पे क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू द पोटेंशियल क्राइम्स। जो भी आपके आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, लाइक आप एविडेंस को बेटर वे में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जो भी आपका क्राइम सीन पे आपको मिला है। प्रॉपर यूजेस ऑफ एविडेंस फॉर पॉजिटिव आउटकम ऑफ एनी लीगल चार्ज। आप प्रॉपर तरीके से उस एविडेंस को यूज कर पाते हो इन पॉजिटिव आउटकम्स के साथ, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से उस पर चार्जेस लगा पाओगे कि ये चीजें हमें मिली थी तो उस पर ये चार्जेस आपके लग रहे हैं, या लॉज हम बोल सकते हैं कि आपने ये क्राइम हुआ था तो इसके ऊपर ये वाला लॉ हमारा इंप्लीमेंट होगा। हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन यूज द डिजिटल एविडेंस इन इट्स ओन डिफेंस। हम ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं ताकि वो खुद से अपने प्रोटेक्शन के लिए डिजिटल एविडेंस को यूज कर सकें। ब्लॉक द अटैकर्स फ्रॉम कवरिंग देयर ट्रैक्स। जो एक एनोमिटी प्रोसीजर होता है जिसका यूज करते हैं अटैकर्स अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए, हम उन चीजों को ब्लॉक करने में पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं इसमें, तो हम उनको ब्लॉक कर पाते हैं ताकि वो अपने ट्रैक्स को क्या ना कर सकें, छुपा ना पाए, जिन्हें हम लॉक्स बोल रहे हैं। लिमिट्स द कॉस्ट ऑफ द रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर डिस्क्लोज द डेटा। तो यहाँ पे क्या है,
लिमिट्स ऑफ कॉस्ट रेगुलेटरी, यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से कॉस्ट आपकी सेट करी जाती है कि कितनी यूज करनी है, एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ ही आप डिस्क्लोज करते हो अपने डेटा को। अवॉइड सिमिलर अटैक इन फ्यूचर, अगर आप फॉरेंसिक रेडीनेस प्रोसेस का यूज करते हो इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो फ्यूचर में होने वाले अटैक्स को आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। नाउ फॉरेंसिक रेडीनेस प्लानिंग होती है, इसके लिए कुछ प्लान आपको करना पड़ेगा। प्लान क्या करोगे, फॉरेंसिक रेडीनेस प्लानिंग रिफर टू अ सेट ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू अचीव द मेंटेन फॉरेंसिक रेडीनेस। सबसे पहला है पोटेंशियल एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर एन इंसिडेंट, जो भी आपका इंसिडेंस प्लेस है वहां से एटलीस्ट आपको कोई ना कोई अपना पोटेंशियल एविडेंस यानी कि आपका रिक्वायर्ड एविडेंस आपको वहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द एविडेंस, आप क्या करते हो, पता लगाते हो कि ये इसका इस एविडेंस का सोर्स क्या है, सोर्स पॉइंट क्या है, कहां से मिला है, किस तरीके से मिल रहा है और कहां से अटैच्ड हो रहा है, सोर्स पॉइंट आप पता लगाते हो। डिफाइन अ पॉलिसी फॉर द पाथवे टू लीगली एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विद मिनिमल रिस्क, आप एक पॉलिसी डिफाइन करते हो, प्रॉपर एक पाथ को सिलेक्ट करते हुए जिसमें आप लीगल एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक किस तरीके से एक लीगल प्रोसीजर का यूज करके उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, क्लूज निकाल सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। पॉलिसी फॉर सिक्योरली हैंडलिंग एंड स्टोरिंग द कलेक्टेड एविडेंस, आप एक पॉलिसी डिजाइन करते हो, डिफाइन द पॉलिसी फॉर सिक्योरली, ताकि आप उसके लिए उसमें जो भी आपको एविडेंस मिला है उसे सिक्योरली हैंडल कर सको और स्टोर कर सको। नेक्स्ट होता है आपका आइडेंटिफाई इफ द इंसिडेंट रिक्वायर फुल एंड फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, आप आइडेंटिफाई करते हो, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होता है अगर इंसिडेंट्स को रिक्वायर्ड है, जो भी इंसिडेंस प्लेस है उसको अगर उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वहां पे आपको फुल एंड फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो आप वहां पे करोगे, ये नहीं कि आपको जो आपके प्रॉपर पुलिस है वही जो वहां पे गया है वही आपको कलेक्ट करके दे दिया, अगर आपको लगता है कि वहां पे आपको फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या फुल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो डेफिनेटली आप करोगे। ट्रेन द स्टाफ टू हैंडल द इंसिडेंट्स एंड प्रिजर्व द एविडेंस, हम क्या करते हैं अपने जो भी आपके स्टाफ होता है यानी कि आपका इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने इंसिडेंट प्लेस पर जो भी एविडेंस उसे मिल रहा है उसको बेटर वे में कलेक्ट कर सकें। क्रिएट द स्पेशल प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर, हम यहाँ पे एक स्पेशल प्रोसेस का यूज करते हैं जिससे हमारी जो ऑटोमेशन वे बेसिकली यूज करते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है यानी कि हमारी रिपोर्ट फाइलिंग जो है वो बेटर तरीके से हमें क्या मिल सके, प्रोसेस में आ सके और हमें क्रिएट होके मिल जाए। एस्टैब्लिश अ लीगल एडवाइजरी बोर्ड टू गाइड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, हम लीगल एडवाइजरी बोर्ड का यूज करते हैं ताकि वो हमें गाइड करें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस किस तरीके से हमें करनी है और क्या क्या हमें वहां से फाइंड आउट करके मिला है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो दिस इज द रेडीनेस प्लानिंग, फॉरेंसिक रेडीनेस प्लानिंग। तो अगर आप फॉरेंसिक रेडीनेस प्लानिंग किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हो तो उसके बाद आपका जो प्रॉपर एविडेंस होता है वो उसको कलेक्ट करने के लिए आपको मिनिमल कॉस्ट के साथ आप इफेक्टिव वे में उसको कलेक्ट कर पाते हो। सो गाइस ये थे आपके मेथड्स जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। आपके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के मेथड यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब इसके बाद हमारे आती है टेक्निक कि हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज कर सकते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। So now I'm just going to share these notes with you and after that then we will start a forensic techniques, investigation techniques. So now let's start the cyber forensic investigation technique. तो टेक्निक में आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर फोरेंसिक्स प्रोसेस। तो इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर फोरेंसिक प्रोसेस की। द रैपिड इंक्रीज ऑफ द साइबर क्राइम हैड लीड to the development of various laws and standards that define the cyber crime. Digital evidence such as a seizure methodological या फिर आपके एविडेंस रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, आपके साइबर क्राइम भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है अपने जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स लॉज हैं उनको भी बेटर वे में डिफाइन करना पड़ता है, जिसमें हम कलेक्ट करते हैं डिजिटल एविडेंस, सर्चेस करके निकालते हैं या फिर सीज करते हैं, कुछ मेथोलॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं या फिर एविडेंस में से रिकवरी करते हैं एविडेंस की या फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बेटर उसमें
अप्रोच करते हैं। सो द इन्वेस्टिगेशन मस्ट फॉलो a forensic investigation process that comply to local law and established precedents। यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, और उसमें वो लोकल लॉ को अपना अप्लाई करता है, जिसमें स्टेप उसको पता होना चाहिए किस तरीके से वहां पे उसको परफॉर्म करना है। एनी डेविएशन, अगर किसी भी तरीके के वहां पे कोई भी डेविएशंस आते हैं, मूविंग प्रोसीजर आते हैं, तो फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोसेस में एंडेंजर द कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे हम पूरी प्रोसेस को कंप्लीटली एक तरीके से डेंजर उसको समझ के पूरी प्रोसेस को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन वहां पे अप्लाई करते हैं, जिसे हम फुल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। एज डिजिटल एविडेंस आर फ्रेजाइल इन नेचर। ओके, डिजिटल एविडेंस जो होता है वो आपका फ्रेजाइल इन नेचर होता है। अ प्रॉपर and true forensic investigation process that ensure the integrity of the evidence is critical to prove a case or in a court of law। अगर आपका जो डिजिटल एविडेंस है वो फ्रेजाइल है, तो इन दैट सिनेरियो आपको मिलेगा क्या वहां पे, क्या प्रॉपर तरीके से वहां पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का यूज करके उसके अंदर से डिजिटल एविडेंस को निकाल सकते हो, अपने प्रॉपर तरीके से क्लूज को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड जो भी क्रिटिकल है, कई बार क्या होता है कि हमारे पास एविडेंस काफी क्रिटिकल कंडीशन में होता है, जिसके तहत हमें कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रूफ करने में काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसके लिए भी हमें पास क्या है, बेटर अप्रोचेस हैं, हम उनका भी यूज करेंगे। The investigator must follow the repeatable and a well-documented set of steps such that every iteration of analysis provides the same finding, or else finding the investigation can be invalidated during the cross examination in the court of law। तो investigator को completely follow करना चाहिए जो भी उसके वेल डॉक्यूमेंट सेट ऑफ स्टेप्स हैं उनके तहत, और आइट्रेशन में अपना रखना चाहिए, ताकि अगर वहां पे कभी भी कोई भी चेंजेस होते हैं जो भी उससे क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं, तो उनके वो वेल परफॉर्म आंसर कर सके कोर्ट के अंदर। फेजेस होते हैं इसके, फेजेस और कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के टेक्निक के अंदर, जैसे कि प्री इन्वेस्टिगेशन फेज होता है, इन्वेस्टिगेशन फेज होता है, एंड पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज होता है। प्री इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर क्या आता है आपका, लाइक deal with tasks to be performed prior to the commencement of the actual investigation। प्री इन्वेस्टिगेशन फेज में कि अगर ऐसा हुआ वहां पे, तो हम ये चीजें कर सकते हैं, ये लाइक कोई अटैकर अगर अटैक करेगा तो हम ये चीजें वहां से पता कर सकते हैं, और इस तरीके से वहां पे क्लूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग सेटिंग अप कंप्यूटर फॉरेंसिक्स लैब, जिसके लिए हम अपनी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स लैब भी सेटअप करते हैं। बिल्डिंग अ फॉरेंसिक वर्क स्टेशन, एक फॉरेंसिक वर्क स्टेशन भी आपको सेटअप करना होता है। एंड डेवलपिंग एन इन्वेस्टिगेशन टूल किट, जो भी आप टूल किट यूज करना चाह रहे हो उसको आप टूल किट, इन्वेस्टिगेशन की जो टूल किट है उसे आप डेवलप करते हो, प्रॉपर तरीके से डिजाइन करते हो। एंड सेटिंग अप ए इन्वेस्टिगेशन टीम, और आपको एक टीम की भी रिक्वायरमेंट होती है। सेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी, और प्लस ये सारी चीजें गेट आप करते हो कहाँ से, एक रेलेवेंट जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, जिसके बाद ही आप अप्रूव लेने के बाद ही कार्य काम कर सकते हो। तो प्री इन्वेस्टिगेशन फेज में हमें ये चीज पता चलता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके लिए हमें क्या क्या नीडेड है, कैसे हम उसको क्लूज को फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो दैट इज अ प्री फेज एक्चुअली। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टिगेशन फेज, जिसमें हम क्या करते हैं, कंसीडर्ड एज द मेन फेज ऑफ द कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इसे हम मेन फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें इन्वॉल्व्स एक्विजिशन, प्रिजर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ आइडेंटिटी डेटा टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ क्राइम एंड द कल्प्रिट बिहाइंड इट। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन, डिस्कवरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड एक्विजिशंस प्रोसेस का यूज करते हैं, प्लस एनालिसिस प्रोसेस यूज करते हैं, जिसके बाद हम ये पता कर लगाते हैं कि ये क्राइम का सोर्स क्या था और इसके पीछे अपराधी कौन है। तो ये हमारे किस में आती है, इन्वेस्टिगेशन फेज में। जब इन्वेस्टिगेशन कोई भी हम कर रहे हैं, जिस टाइम पे क्राइम हुआ है उस टाइम पे अगर आप ये पता करते हो कि कौन कर रहा है वो क्राइम, तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन फेज। द थर्ड वन दैट इज अ पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज। अगर हम पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज की बात करें तो deals with the documentation of all action undertaking and finding during the course of an investigation।
ये जो है ये प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंटेड थिंग्स के ऊपर काम करता है, जिसमें हम जो भी हमें डॉक्यूमेंटेड थिंग मिली है उनके ऊपर एक्शन किस तरीके लेके वहां से कैसे इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना है एंड अपने क्लूज को फाइंड आउट करना है, ये हम करते हैं पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर। Ensure that the report is well accessible to the target audience and provides adequate and acceptable evidence। हम ये चीज अपनी रिपोर्ट में कंप्लीट इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा एविडेंस है वो टारगेट ऑडियंस को समझ में आए, प्लस प्रोवाइड हम उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट किया जाए उस एविडेंस को बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं टेक्निक जिनका हम यूज करते हैं प्री इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन फेज में एंड फॉर द पोस्ट इन्वेस्टिगेशन फेज में। नाउ अब बात कर लेते हैं कि आपके अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए आपको कंप्लीट लैब सेटअप करना पड़ेगा। तो लैब सेटअप में क्या क्या चीजें होंगी? अ कंप्यूटर लैब CFL is a location designated for conducting computer based investigation with regard to the collected evidence. The lab house instruments, software and tools, suspect media, forensic workstation required to conduct the investigation। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई भी लैब डिजाइन करते हो तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक प्लेस की नीड होती है जिसमें आप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स को सेट कर सको एंड प्रॉपर तरीके से जो भी सस्पेक्ट मीडिया है या फॉरेंसिक वर्कस्टेशन जो जो उसके लिए रिक्वायर्ड है इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको आप वहां पे क्या कर सको, डिजाइन कर सको। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इन शॉर्ट एक स्पेस चाहिए। तो क्या से हम कैसे करेंगे? तो स्टेप्स ऑफ क्या क्या है? सबसे पहले आपको करना है प्लानिंग ऑफ एंड बजट। आपको अपनी प्लानिंग बनानी है कि क्या हमें ये चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं एंड उसके लिए आप अपना बजट सेट करोगे कि हमारे पास इतना बजट है तो इतनी चीजें यहाँ पे ले सकते हैं। फिजिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसिडरेशन, आपको करना क्या है? वहां पे एक फिजिकल लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहां पे आप अपनी लैब को सेटअप करोगे एंड उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरल डिजाइन में सेट करना। वर्क एरिया कंसिडरेशन, जो भी आपका लोकेशन ले लिया आपने, सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके अंदर जो काम वाला एरिया है उसको सेट करना, दैट इज द पार्ट ऑफ वर्क एरिया कंसिडरेशन पार्ट। फिजिकल सिक्योरिटी रिकमेंडेशन, जो भी उसके लिए फिजिकल सिक्योरिटी कंपोनेंट दैट इज रिलेटेड टू हार्डवेयर अगर यूज हो सकते हैं तो वो क्या क्या है, वहां पे आपको वो चीजें हैंडल करना होता है। ह्यूमन रिसोर्स कंसिडरेशन, अब पूरी लैब को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन तो चाहिए ना, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स कंसिडरेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं। फॉरेंसिक लैब लाइसेंसिंग, अगर आपको फॉरेंसिक लैब बनाना है तो आपको अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि आप सेट करते हो। तो दीज आर आवर स्टेप्स once we are going to design any type of forensics lab। नाउ इसके लिए जो एक एक करके अगर हम डिस्कस करें तो प्लानिंग एंड बजट के अंदर आपका क्या आता है? बेसिकली लाइक टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्ट बेस्ड ऑन द क्राइम स्टैटिस्टिक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स। जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तो हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर की जो या लास्ट प्रीवियस ईयर्स की जो इन्वेस्टिगेशन थी उनके स्टैटिक्स कितने थे, मतलब उनमें क्या क्या चीजें किस तरीके के हमें क्राइम ज्यादा देखने को मिल रहे थे, उसके रिगार्डिंग ही हम अपनी नेक्स्ट लैब को वहां पे प्लानिंग को क्या करते हैं, कंप्लीट डिजाइन करते हैं। नंबर ऑफ केसेस एक्सपेक्टेड, आपके नंबर ऑफ केसेस कितने आ सकते हैं आपको ये एक एज्यूम करना होता है। नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर एग्जामिनर टू बी इन्वॉल्व इन देयर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, जो भी नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स कौन कौन से कितने इन्वेस्टिगेटर्स आपको नीड होंगे, कितने एग्जामिनर्स आपको नीड हो सकते हैं वहां पर, तो जो कि उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के टाइम पर आपको इन्वॉल्व रहे आपके साथ। फॉरेंसिक्स एंड नॉन फॉरेंसिक वर्कस्टेशन रिक्वायर्ड, फॉरेंसिक्स में आपको क्या करना होता है, एक प्रॉपर फॉरेंसिक्स के लिए जितना वर्क स्टेशन चाहिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है आप वो रेडी करते हो, प्लस नॉन फॉरेंसिक वर्क स्टेशन भी रिक्वायरमेंट होता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारे पास एविडेंस ऐसे होते हैं या हमारे पास सिस्टम्स हमें नॉर्मली यूज करना है तो हम फॉरेंसिक्स के पार्ट्स को नहीं यूज कर सकते, तो उसके लिए हमें नॉर्मल सिस्टम्स की भी रिक्वायर्ड होती है। स्पेस ऑक्युपाइड, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, स्पेस भी कंज्यूम करते हैं वो, प्लस आपका जो भी इक्विपमेंट हमें रिक्वायर्ड है वो चाहिए। यूपीएस एंड पावर सप्लाई एक्सेट्रा, यूपीएस भी चाहिए हमें और पावर सप्लाईज भी चाहिए, बिकॉज
कई बार हम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अगर बाई चांस आपकी लाइट चली गई और वहां पे एकदम से सिस्टम बंद हो गया, तो हो सकता है आपके सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से आप वहां पे क्या ना कर पाओ, उसको दोबारा से आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। तो दैट्स द रीजन, प्लस एविडेंस आपका लॉस्ट हो सकता है वहां पे कंप्लीटली। उसका जितना भी डेटा आपने रिकवर, अगर सपोज दैट आप डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज कर रहे थे और किसी भी तरीके से पावर कट हो जाता है, तो उस केस में आपके पास यूपीएस होना चाहिए, एटलीस्ट आप उस स्टेट को उसको सेव करके रख सको। नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्लीटली आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर भी चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हम वहां पे अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो नहीं कर सकते। रेफरेंस मटेरियल्स, डेफिनेटली कोई ना कोई रेफरेंस मटेरियल भी हमें चाहिए, मल्टीपल रेफरेंस मटेरियल चाहिए, कोई ना कोई नहीं, मल्टीपल रेफरेंस मटेरियल चाहिए हमें, ताकि हम वहां पे उसको और बेटर अप्रोचेस यूज कर सकें। किसमें से हो सकता है सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकता है हार्डवेयर बेस्ड हो सकता है लर्निंग बेस्ड हो। सेफ लॉकर टू स्टोर एंड सिक्योर ओरिजिनल एविडेंस, आपको एक लॉकर भी चाहिए होता है ताकि आप अपना जो एविडेंस है उसको सिक्योर कर सको और स्टोर करके उसके अंदर रख सको। बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर आप एविडेंस कहीं से भी कलेक्ट करते हो और वहां पे आपके पास सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स, तो इन दैट सिनेरियो कई बार अटैकर्स आपके उस पर अटैक करके एविडेंस को गायब करने का ट्राई करते हैं। लैन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके पास लैंड के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, जिसमें आप वायरलेस एंड ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क्स का यूज करते हैं वहां पे, जिसमें आपका लैंड नेटवर्क भी यूज होता है और जिसमें आपका इंटरनेट नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क दोनों टाइप के नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। स्टोरेज सेल्स फॉर अनयूज इक्विपमेंट, जो आपके इक्विपमेंट उस टाइम पे यूज नहीं हो रहे, यानी कि आपकी पूरी डेस्क वहीं से इक्विपमेंट से भरी हुई है, जो नहीं हो रहे हैं उसके लिए प्रॉपर एक शेल्फ हो ताकि आप उनमें उनको रख सको। तो ये प्लानिंग एंड बजट के अंदर आता है कि आप कैसे करते हो, है ना। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल लोकेशन एंड द स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसीडरेशन। अब अगर आप इसको डिजाइन कर रहे हो तो उस केस में फिजिकल लोकेशन क्या क्या नीड हो सकती है आपको, जैसे साइट ऑफ द लैब, फिजिकल लोकेशन में क्या है, लैब का एरिया क्या होगा, एक्सेस टू इमरजेंसी सर्विसेज, क्या अगर वहां पे कभी भी लैब के अंदर आप कोई वो निकाल रहे हो एविडेंस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और कोई इंसिडेंस हो जाता है, तो क्या वहां से इमरजेंसी सर्विसेज को आप एक्सेस कर पाओगे, पास हैं आपके कि नहीं है। फिजिकल म्यूलियो ऑफ द लैब, प्लस आपको फिजिकल जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको देखना होता है। डिजाइन द पार्किंग फैसिलिटी, आपके पास पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि आप वहां पे अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट ऑफ या आपकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको आप वहां पे लगा सको, लाइक एक्स्ट्रा कार्ड्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन क्या क्या नीड होनी चाहिए इसके लिए, कम्युनिकेशन नीड भी होनी चाहिए आपके पास, इन्वायरमेंट नीड्स होनी चाहिए और इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नीड है आपके लिए। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन लाइंस, ये नहीं कि आप वहाँ पे शेयर्ड इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो अगर आप शेयर्ड इंटरनेट यूज करते हो तो इन दैट सिनेरियो आप जो भी वहाँ पे डेटा की बात करोगे किसी भी अपने सीनियर सुपरवाइजर से या फिर अपने सीनियर अथॉरिटी से, तो वो हो सकता है कोई अटैकर वहाँ पे एमआईटी में अटैक करके उनको गेट कर ले, या फिर कोई भी पर्सन वहाँ पे आपके, कई बार क्या होता है कि हम इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे हैं और वहाँ से एविडेंस को क्या कर रहे हैं, फाइनलाइज करके क्लूज को फाइंड आउट कर रहे हैं, और उस केस में आपका जो शेयर्ड इंटरनेट सर्विस है वो आपकी प्रॉपर आपको स्पीड नहीं दे रही, बैंडविड्थ नहीं दे रही, प्लस वहां से डेटा जो है वो कोई और आपका एमआईटीएम अटैक के थ्रू या स्निफिंग के थ्रू पैकेट कैप्चरिंग कर रहा है, तो इन दैट प्रोसीजर आपके पास, इन दैट सिनेरियो आपके पास क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन लाइंस होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से ताकि आप अपने सुपीरियर पर्सन से कम्युनिकेट कर सको इजिली। मल्टीपल बैकअप्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपके पास मल्टीपल बैकअप्स होने चाहिए, यानी कि अगर एक कम्युनिकेशन लाइन किसी भी रीजन की वजह से ब्लॉक हो जाए तो आप अपने जो कंप्लीटली जो आपका डेटा है, ऐसा ना हो कि आप वहां से जो उनको बताना चाहते हो, इंफॉर्मेशन देना चाहते हो अपने अदर पर्सन्स को, वो आप ना दे पाओ, तो कम्प्लीटली आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होनी चाहिए। डेडिकेटेड नेटवर्क, आप जितना भी अपना डेटा स्टोर कराओगे वो सारा डेडिकेटेड नेटवर्क के ऊपर होना चाहिए, यानी कि शेयर्ड सर्वर पे नहीं होना चाहिए, शेयर्ड नेटवर्क में होगा तो वहां से अगेन कोई भी अटैकर उस पर अटैक करके उनको निकाल सकता है, तो यू नीड ए डेडिकेटेड नेटवर्क। इन्वायरमेंटल, आपको इन्वायरमेंट्स की वहां पे नीडेड ऐसे कि अप्रोप्रिएट रूम साइज,
एक जितने रूम साइज की रिक्वायरमेंट उतना बड़ा रूम साइज मिलना चाहिए। गुड वेंटिलेशन प्रोसेस सही होनी चाहिए वहाँ पे, एंड एयर कंडक्टिंग होना चाहिए, यानी कि क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन में हमारी जो मशीन्स है वो लगातार चलती रहती हैं, तो मेंटेनेंस रूम को प्रॉपर हमें रेडी रखना पड़ता है, प्लस उसको हैंडल करना, दिस इज द मेन थिंग। तो वहाँ पे आपके रिसोर्सेज कई सारे यूज होते हैं, वी कैन से दैट एसेट्स हमारे कई सारे यूज होते हैं। तो वेंटिलेशन एंड द एयर कंडीशनिंग प्रोसेस सही से होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल, हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, गुड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये नहीं कि आपकी कई बार क्या होता है कि हम जब फिजिकल अपने एविडेंस जो हमें मिलते हैं फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करते हैं, तो वहां पे वो अगर इलेक्ट्रिक बेस्ड है तो इलेक्ट्रिक बेस्ड चलने में हमारे पास ये हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक प्रॉपर नहीं आ रही तो हो सकता है वो प्रॉपर तरीके से काम ना करें। तो इसलिए हमारे पास एक गुड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए। मस्ट हैव इमरजेंसी पावर एंड लाइटिंग सिस्टम। अगर बाई चांस किसी भी रीजन की वजह से लाइट पावर कट हो जाता है तो आफ्टर दैट आपके पास एक इमरजेंसी पावर सप्लाई होनी चाहिए, प्लस लाइट्स तो डेफिनेटली ऑन तुरंत ही होनी चाहिए। तो दिस इज द मेन थिंग कि अगर आप कभी भी अपनी वो डिजाइन करते हो लैब, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी। वर्क स्टेशन कंफिगरेशन की अगर हम बात करें तो वर्क एरिया ऑफ द कंप्यूटर फोरेंसिक्स लैब में हो सकता है या एम्बियंस ऑफ द कंप्यूटर फोरेंसिक्स लैब। तो इन्वेस्टिगेटर लॉन्ग आवर्स के लिए वहां पे काम कर सके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सीलिंग हाइट और प्रॉपर तरीके से डिजाइन होना चाहिए फोरेंसिक्स लैब। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस होना चाहिए, कम्युनिकेशन सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है जब भी आप कोई भी वर्क स्टेशन अपना क्या करते हो, डिजाइन करते हो फॉरेंसिक्स लैब के लिए। तो ये थी आपकी कुछ टेक्निक। अब उसके बाद कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर फॉरेंसिक एज ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। जो आपके आईआरपी होता है वो किस तरीके से काम करता है, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। तो इन इंसिडेंट रिस्पांस इज द प्रोसेस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट दैट हैव occurred due to security breaches in system or security। जितनी ज्यादा हमारी सिक्योरिटी ब्रीच करती है उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या डिजाइन किया गया है, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान डिजाइन किया गया है, प्रोसेस एक डिजाइन करी गई है ताकि कोई भी अगर इंसिडेंस होता है तो उसके ऊपर क्या कर सके, रेमेडियल एक्शन ले सकें। तो कैसे लेना है उसके अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि आपको मिनिमाइज द डैमेज एंड रिड्यूस द रिकवरी टाइम एंड कॉस्ट। आपको रिस्पांस टीम बताती है, रिस्पांस प्लान आपको बताता है कि आपको जो अपना डैमेज है वो मिनिमाइज किस तरीके से करना है, रिड्यूस कैसे करना है, रिकवरी टाइम को कम कैसे करना है, एंड कॉस्ट जो है वो आप किस तरीके से कम कॉस्ट में ज्यादा अपना डेटा को रिकवर कर सकते हो या अपने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो इन लो कॉस्ट। वो कैसे करोगे वो आपको इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बताएगा। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान प्रोफेशनल इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग हाउ द ब्रीच अगर किस तरीके से वो जो अटैक था वो हुआ था, हाउ टू लोकेट द मेथड ऑफ ब्रीच, उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था उस प्रॉपर सेफ को खोलने के लिए या फिर इस पर्टिकुलर अटैक को करने के लिए, एंड हाउ टू रिड्यूस द ब्रीच, और प्लस इस ब्रीच को इन फ्यूचर होने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो वो तीनों चीजें लाइक कब हुआ, कैसे हुआ था, और क्या मेथड यूज किया गया होगा, और किस तरीके से हम इन फ्यूचर उसको कम किया जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। तो कैसे करना है ये भी आपको इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बताता है। फाइंडिंग एंड एनालाइजिंग द एविडेंस टू डिटरमाइन द कल्प्रिट अपराधी बिहाइंड द इंसिडेंट्स वाया लीगली। फाइंड करना और एनालाइज करना एविडेंस को, जो भी आपको वहां से मिला है किसके जिसके पीछे एक अपराधी है, जो भी इंसिडेंस प्लेस पे लीगली तरीके से आप उसको क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। Organization include incident response plans so that help to track and prosecute culprit who is responsible behind the incident। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान को इम्प्लीमेंट करती हैं जिसकी हेल्प से वो ट्रैक कर पाती हैं किसी भी अपराधी को, एंड जो अपराधी एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर क्राइम के पीछे होता है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको पता लगाना। दिस इज द वर्क ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस प्लान टीम। अब हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, हमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स की नीड क्यों है? बिकॉज ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ऑफ साउंड एविडेंस हैंडलिंग, एंड बिकॉज ऑफ इंसिडेंट्स हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स।
तो ये तीन चीजें हैं जिसमें हमें क्या होता है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की नीड होती है। अगर हमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करनी है इन साइबर क्राइम, रिलेटेड टू साइबर क्राइम, तो वी नीड ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, जो कि एक कंप्लीटली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके, प्लस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करके वहां पे आपके जो कल्प्रिट है उसको पकड़ सकें, हु इज बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट पर्टिकुलर अटैक। तो वहां पे जो भी है उस अटैक के पीछे उसको पकड़ना, दिस इज द वर्क ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। तो साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेशन आपकी रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पे हमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर चाहिए होता है। साउंड एविडेंस हैंडलिंग में हमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आपका इन्वेस्टिगेटर की नीड है, बिकॉज a technically inexperienced person examine the computer involves in the crime, so it almost certain result in rendering and evidence found inadmissible in the court of law। अगर कोई टेक्निकली, अगर हम टेक्निकली बात करें कि इन एक्सपीरियंस पर्सन अगर उसको एग्जामिन करेगा किसी भी आपके डिजिटल एविडेंस को या फिर आपके पर्टिकुलर जो भी एविडेंस है उसको, तो होगा क्या कि जब भी आप उस एविडेंस को सबमिट करोगे अपनी कोर्ट में, तो हो सकता है वो आपका एक्सेप्ट ही ना किया जाए। तो दैट्स द रीजन कि हमें वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर की नीड होगी। इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पांस की अगर हम बात करें कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन फॉरेंसिक रेडीनेस। जो इंसिडेंट रिस्पांस हैंडलिंग, इंसिडेंट रिस्पांस एंड हैंडलिंग जो आपका प्रोसीजर है, उसमें आपके इन्वेस्टिगेटर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो मेंटेन करें फॉरेंसिक रेडीनेस स्टेप्स को एंड इम्प्लीमेंट करें अपनी इफेक्टिव इंसिडेंट्स हैंडलिंग एंड रिस्पांस टीम। तो अगर कभी भी उनके ऊपर कोई क्राइम हो तो वो वहां से क्या कर सके, उन्हें अपने आप को सेफ कर सकें और इन फ्यूचर होने वाले क्राइम्स को रोका जा सके। Now let's discuss about the role and responsibilities about the forensic investigator। अगर आप एक forensic investigator हो तो आपके लिए क्या क्या roles and responsibilities हो सकती हैं। सबसे पहला है determine the damage during the crime। पता लगाना क्या क्या डैमेज हुआ है क्राइम सीन पर। recover data of investigation value from computers। हाँ, तो recover data of investigative value of from computers। जो भी इन्वेस्टिगेटिव एक वैल्यू है कंप्यूटर्स की, उसमें से ज्यादा डेटा आप रिकवर कर सकते हो वो आप निकालो। गैदर एविडेंस इन फॉरेंसिकली साउंड मैनर। जो भी आप एविडेंस गैदर करोगे वो आप फॉरेंसिक जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको याद रखते हुए करोगे। इंश्योर दैट द एविडेंस इज नॉट डैमेज इन एनी वे। आपको ये इंश्योरिटी दिखानी है कि आपका जो एविडेंस है वो किसी भी तरीके से डैमेज ना हो जाए। क्रिएट एन इमेज ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस। प्लस आपको अपनी जो एविडेंस है उसकी एक इमेज क्रिएट करनी है, जो हम करके भी देखेंगे, विदाउट टेम्परिंग विद इट, ताकि ध्यान रखते हुए कि उसके अंदर से कोई भी चेंजेस ना आए, एंड टू मेंटेन द ओरिजिनल एविडेंस इंटीग्रिटी। और जो ओरिजिनल एविडेंस की एक्चुअल वैल्यूज हैं आपको उनको वैसे ही रखना है, ये नहीं कि चेंज कर दो कुछ या इनडायरेक्टली किसी तरीके से चेंज हो जाए, तो याद रखना है आपको। इट इज रिक्वायर्ड दैट द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर सबमिट द एविडेंस। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो है वो एविडेंस को सबमिट करे, या आपको ध्यान में रखना है, एंड डिस्क्राइबिंग, मतलब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो अगर आप, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एविडेंस सबमिट करना है। डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करना है द प्रोसीजर इन्वॉल्वड इन द डिस्कवरी, कि आपने किस तरीके से उसको फाइंड आउट किया है। रिकंस्ट्रक्ट द डैमेज डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइस। आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है जो भी, अगर आपकी कोई भी डैमेज डिस्क है जो डैमेज हो गई है तो उसको दोबारा से सही करना। एंड अदर स्टोरेज डिवाइस जो भी कोई भी हो सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल डिवाइस, फिजिकल डिवाइस या डीवीडी सीवीडी, या फिर आपके डिफरेंट बेस्ड ऑन द फाइल स्ट्रक्चर, कोई से भी हो सकते हैं, तो उनको आपको प्रॉपर तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना होता है एंड अनकवर द हिडन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। और जो भी हिडन इंफॉर्मेशन है वहां पर उसको आपको बाहर निकालना है। एनालाइज द एविडेंस एंड फाइंड आउट द डेटा। आपको एनालाइज करना है एविडेंस को और डेटा को फाइंड आउट करना है। प्रिपेयरिंग द प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट। जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन में जितना काम किया है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आप रेडी करोगे। एंड अपडेट द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द वेरियस अटैक एंड मेथड रिकवरी टेक्निक एंड मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर देम रेगुलरली। ऑर्गेनाइजेशंस को अपडेट करो, जो भी वेरियस अटैक हो सकते हैं, जो भी मेथड्स हो सकते हैं, प्लस डेटा रिकवरी टेक्निक से बारे में उन्हें बताओ, एंड मेंटेन एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो, जो कि आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई उन्हें चीजें बताते रहो ताकि वो याद रखें। प्लस addresses the issue in the court of law।
and try attempt to win the case being satisfying witness in court. जो भी आपके इश्यूज हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एड्रेस करो, यानी लिख के उनको बताओ एंड उनको वहाँ पे शो करो, जिसकी हेल्प से आप केस को जीत पाओगे और जो आपका पर्टिकुलर विटनेस है वो कोर्ट के अंदर आपके केस को अपने केस को जीत पाएगा। तो आपको ये चीजें यहाँ रखनी है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को गुड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनाती हैं? तो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, जैसे कि बेटर interviewing skill for gathering as much as possible information about the case from the client, victim, witness and suspect। एक बेटर उसके बाद अप्रोच होनी चाहिए, आप उसकी स्किल्स बेटर होनी चाहिए, इंटरव्यू स्किल, जिसकी हेल्प से वो ज्यादा से ज्यादा एंड कम से कम टाइम में बेटर वे में अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके रिगार्डिंग द केस, जो भी उसका केस है, जो कि वो विक्टिम की तरफ से भी ले सकता है, विटनेस की तरफ से भी ले सकता है एंड सस्पेक्ट जो है उसकी तरफ से भी ले सकता है। Researching skill to understand the background activity from the client, victim, witness and suspect। जो भी रिसर्च स्किल्स हैं उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बैकग्राउंड एक्टिविटीज को वहां पे पता लगाना है जो चल रही हैं क्लाइंट साइड से, विक्टिम साइड से, विटनेस साइड से या सस्पेक्ट की तरफ से। Maintain the perfect accuracy to the test performed and their records। आपको प्रॉपर तरीके से परफेक्ट एक्यूरेसी रखनी है अपने टेस्ट की, जो भी आपने वहां पे परफॉर्म किए हैं एंड उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। मस्ट बी पेशेंस एंड विलिंगनेस टू लॉन्ग वर्क आवर्स। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम। आपकी जो जितनी भी ये टेक्निक है इन्वेस्टिगेशन की बहुत टाइम लेती है, तो अगर आपका पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। आप अंदर से आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है तो आप लॉन्ग आवर्स तक काम कर सको। एक्सीलेंट राइटिंग स्किल टू डिटेल फाइंडिंग इन द रिपोर्ट। आपको आपके पास एक बेटर मतलब एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए रिपोर्ट बनाने की, जिससे आप रिपोर्ट को बेटर तरीके से वहां पे डिटेल में बता पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, प्लस लिख भी पाओ। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स टू फाइंड आउट द एविडेंस एंड लिंक इट टू द सस्पेक्ट। आपकी एनालिटिकल स्किल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप एविडेंस को फाइंड भी कर सको और उसको सस्पेक्ट के साथ लिंकअप भी कर सको। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होनी चाहिए जिससे आप हर चीज एक्सप्लेन कर सको। बी अपडेटेड विद द न्यू मेथोलॉजीज एंड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी। आपको नई मेथोलॉजिकल प्रोसेस जितनी भी होती हैं, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी जो नई नई है, उनसे आप क्या होने चाहिए, अपडेटेड रहनी चाहिए। वेल वर्स्ड इन मोर देन वन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं कि आपको केवल एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करना आना चाहिए, आपको हर तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करना आना चाहिए, जो कि आपके विंडोज, मैक या फिर लिनक्स बेस्ड हो सकते हैं। नॉलेज ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप वहां पे टेक्नोलॉजी बेस पर आप अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो भी नए नए हैं या फिर जो भी आपको इंसिडेंस प्लेस पे मिल रहे हैं उनमें कौन सा हार्डवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो आपको पता हो एटलीस्ट। डेवलप एंड मेंटेन कांटेक्ट विद कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोफेशनल्स। आपको डेवलप करना है प्रॉपर कांटेक्ट जिसमें आप कंप्यूट कर सको, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सको एंड इन्वेस्टिगेटिंग प्रोफेशनल्स के साथ आपका टचअप रहे। बी ऑनेस्ट, एथिकल एंड लॉ लास्टिंग। भरोसेमंद होने चाहिए, एथिकल होने चाहिए एंड लॉ लास्टिंग, लॉज के साथ काम करने वाले आप होने चाहिए। नॉलेज ऑफ द लॉ सराउंडिंग द केस। जो भी वहां पे इंसिडेंट्स पे आपको मिल रहे हैं उनके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि केस के साथ क्या क्या इंक्लूड होगा। एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस व्हेन डीलिंग विद इश्यूज दैट मोटिवेट एंगर। अगर किसी भी तरीके से आपका एंगर इंप्रूव, कोई भी ऐसा इश्यू क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपका एंगर जो है वो बढ़ रहा है, तो आपको उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, प्लस इमोशंस आप कंट्रोल कर सको अपने। मल्टी डिसिप्लिन एक्सपर्टीज रिलेटेड टू द बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। प्लस आपके पास जो भी प्रॉपर तरीके से बंदे होने चाहिए, पर्सन्स होने चाहिए, एक्सपर्ट पर्सन्स होने चाहिए जो कि आपके क्रिमिनल एंड सिविल केसेस को हैंडल कर सकें। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को एक गुड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं, बनाते हैं। कंप्यूटर फॉरेंसिक इश्यूज कई क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि लीगल इशू कई बार आते हैं या फिर प्राइवेसी इश्यूज आते हैं। तो अगर हम इश्यूज की बात करें तो दो तरीके के हैं, एक तो लीगल इश्यूज है, एक प्राइवेसी इश्यूज है। Traditional evidence is a critical in nature which makes susceptible to changes during the course of investigation, during the rendering and the injectable in the court of law।
कई बार क्या होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से डिजिटल एविडेंस का नेचर जो है वो इतना खराब हो चुका है, यानी कि वो इतना ज्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि आप उसको सबमिट भी करते हो और वहां पे वो क्या होता है, प्रॉपर आपका एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। तो वहां पे आपका केस बनता है जिसमें आपके क्या है, लीगल इश्यूज क्रिएट होते हैं। फिर आपका लीगल सिस्टम डिफर फ्रॉम वन जुरिडिक्शन टू द अदर। कई बार क्या होता है कि लीगल इश्यूज में ये भी आता है कि जो आपके जुरिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका एविडेंस वहां पे चेंजेस हो जाते हैं कि ये यहाँ नहीं चलेगा, ये वहां चलेगा, and which make the task investigator difficult, and different legal system have different rules and acquiring, preserving and present digital evidence in the court। तो कई बार क्या होता है कि आपने जो भी वहां से निकाला है, एक्वायर किया, प्रिजर्व किया, आइडेंटिफाई किया, एग्जामिन किया एंड डिस्कवर जो आपने किए हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ में आपके प्रॉपर, अगर आपने सही तरीके से नहीं किया है तो आपके सबमिट नहीं किए जाते, एक्सेप्ट नहीं होते हैं। Every legal system has slightly different approach towards the issues related to the authenticity, reliability and the completeness। कई बार लीगल इश्यूज में ये भी आता है कि आपका प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेटेड नहीं है, रिलायबल नहीं है, कंप्लीट नहीं है एविडेंस, इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया जाता। The approach of investigation differ and involves with changes in the technology and legal systems might not address with technological advances। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन अप्रोच जो आपने लगाई है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और आपने उसको नए उससे चेक किया है, तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से आपको वो एविडेंस जो वहां पे है एक्सेप्ट ना किया जाए। तो कई सारे लीगल इश्यूज होते हैं, कई बार प्राइवेसी इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो आप एक बार प्राइवेसी इश्यूज को पढ़ लेना, मैं अभी आपको ये दे रहा हूँ नोट्स, ठीक है। तो आप प्राइवेसी इश्यूज को पढ़ोगे, उसके बाद आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं, एंड लास्ट थिंग है कि कोड ऑफ एथिक्स आपको ये बताते हैं कि आपका डिजिटल जो आपका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ लोगे ना इसको।